हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रोनिकल मैगजीन के फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने आर्थिकी तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा। कुवैत के महामहिम अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत की पहली यात्रा, जिनमें फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक आदि में सहयोग हेतु चर्चा की गई। अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय, जो कि कुवैत की कुल जनसंख्या का 21% रहते हैं। कुवैत में कितने भारतीय रहते हैं? 10 लाख से अधिक, जो कि कुवैत की कुल जनसंख्या का 21% है। और कुवैत की कुल कार्यबल का 30% वहां पर भारतीय हैं। कुल कार्यबल का 30%। नेक्स्ट है 24वां बिमस्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। 24वां बिमस्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? थाईलैंड में 19 दिसंबर को यह आयोजित की गई, जिसमें अस्थायी विकास, संपर्क, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्षेत्रीय परियोजनाओं में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के सहयोग के नए तंत्रों को पेश किया गया। नेक्स्ट है भारत और लाइबेरिया द्विपक्षीय संबंध। भारत और लाइबेरिया मोनरोविया में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से वार्ता आरंभ की। चर्चाओं में व्यापार, निवेश, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया था। लाइबेरिया ने G20 में अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता की वकालत करने के लिए भारत के प्रयासों को स्वीकार किया। भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी, जिसकी सराहना लाइबेरिया ने की। नेक्स्ट है श्रीलंका की नई वीजा नीति। ये वीजा है, श्रीलंका की नई वीजा नीति। श्रीलंका ने भारत सहित 39 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान की। यह जो है जनवरी 2025 से लागू होगी। भारतीय पर्यटकों के लिए रूस में संभावित वीजा मुक्त यात्रा। वीजा मुक्त यात्रा कहां पर? रूस में, जो कि फरवरी माह से लागू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र। CPTPP क्या है? कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें शामिल होने वाला जो पहला राष्ट्र बना कौन? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है इसका 12वां सदस्य बना और पहला यूरोपीय देश। CPTPP का उद्देश्य टैरिफ को कम करना, व्यापार संबंधों को बढ़ाना और सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है पहला भारत फिलीपींस समुद्री संवाद। पहला भारत फिलीपींस समुद्री संवाद यह कहां पर आयोजित किया गया है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 15 दिसंबर को। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ाना, वर्तमान समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। नेक्स्ट है भारत ईरान अर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता। भारत ईरान अर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता, यह वार्ता कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। तीनों देशों के बीच सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करना और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और अन्य उद्देश्य में अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसके भीतर सहयोग बढ़ाना और चाबहार बंदरगाह के रणनीतिक महत्व पर जोर देना था। आर्मेनिया ने काजरान सुरंग परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, जिससे ईरान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जो INSTC है यह एक बहुपरिवहन मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। इसमें समुद्री मार्ग के साथ साथ सड़क और रेल मार्ग शामिल है। यह मार्ग मुंबई से शुरू होता है और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। मुंबई से शुरू होता है और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। 13 देशों द्वारा इस समझौते की पुष्टि की गई है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है यूपीएससी में पूछ लेता है।
पूछेगा कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 13 देश हैं, भारत, रूस, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन। याद रखिएगा रूस और यूक्रेन दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है, गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन किया। भारत सहित 158 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में और जबकि 9 लोगों ने इसके विरोध में वोट दिए। नेक्स्ट है, जॉर्जिया मेलोनी यूरोप की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पॉलिटिको, एक अमेरिकी पत्रकार संगठन है पॉलिटिको, इसके द्वारा यूरोप की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। पॉलिटिको ने उन्हें सीधी बात करने वाली अल्फा के रूप में वर्णित किया है। एआई और ऊर्जा पर वैश्विक सम्मेलन। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? पेरिस में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया? यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। इटली भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने को इच्छुक। इटली के व्यापार मंत्री एडोल्फो उर्सो ने भारत की अपनी यात्रा के दौरान कॉटन रूट पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन में भारत का पुनर्निर्वाचन। ये इंपॉर्टेंट है, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन में भारत का पुनर्निर्वाचन 28 नवंबर को 2025-26 कार्यकाल के लिए 2025-26 के कार्यकाल के लिए भारत को चयनित किया गया। भारत जो है 2005 में इसकी स्थापना के बाद से ही यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन का सदस्य रहा है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पोलियो टीकाकरण रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान। WHO ने वैश्विक स्तर पर पोलियो के पुनरुत्थान की सूचना दी है, जिसमें पर्यावरणीय नमूनों और मानव मामलों में यह स्पष्ट हुआ कि जंगली पोलियो वायरस और वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस दोनों की उपस्थिति है। कावेरी इंजन का परीक्षण। हाल ही में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण के लिए तैयार किया, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे शुरू में तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया था, जो मानव रहित हवाई वाहनों की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया गया है। कावेरी इंजन का वर्तमान सूखा संस्करण 49-51 KN के बीच थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जो कि घातक स्टील्थ ड्रोन जैसे UAV के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है, ESA का इन्विजन मिशन। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA का इन्विजन मिशन। तो जो इन्विजन मिशन है यह किसके लिए है? शुक्र ग्रह के लिए। जो इन्विजन मिशन है यह नासा के डेवेंसी प्लस वेरिटास मिशनों के साथ मिलकर शुक्र के व्यापक समझ को प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, जेनकॉस्ट। जेनकॉस्ट यह गूगल की डीप माइंड टीम द्वारा लॉन्च किया गया। जेनकॉस्ट यह एक AI मॉडल है जो संभावित मौसम परिणाम की व्यापक समझ प्रदान करता है। जेनकॉस्ट 15 दिनों तक आगे बढ़ते हुए तेज और अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। अगला है, बृहस्पति ग्रह पर खोजे गए काले ओवल्स। शोधकर्ताओं ने बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी के आकार के काले ओवल्स की खोज की है, जो केवल पराबैंगनी प्रकाश में दिखाई देते हैं। यह काले ओवल्स बृहस्पति के ध्रुव, विशेषकर दक्षिणी ध्रुव पर धुंध की परतों में स्थित है। नेक्स्ट है, INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया किससे? INS अरिघाट से। भारतीय नौसेना ने नौ कमीशन किए गए परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। K4 मिसाइल की जो सीमा है यह 3500 किलोमीटर है। अगला है, मोइरे मैटर से अतिचालकता की खोज। मोइरे मैटर से अतिचालकता की खोज। शोधकर्ताओं ने अर्धचालक आधारित मोइरे सामग्रियों, विशेष रूप से मुड़े हुए द्विपरत टंगस्टन डाइसेनाइड से अतिचालकता की खोज की। नेक्स्ट है, चरम वातावरण में आर्किया का लचीलापन। आर्किया प्राचीन रूप है जो गर्म पानी के झरनों और गहरे समुद्र वेंट जैसे चरम वातावरण में पनपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगला है, नैनोजाइम। CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता जैव सामग्री को रूपांतरित करके
उत्प्रेरक के रूप में नैनोजाइम के उपयोग की जांच कर रहे हैं। नैनोजाइम का बायोसेंसिंग, पर्यावरण संरक्षण और रोग उपचार आदि में प्रयोग शामिल है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, ये इंपॉर्टेंट है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी में, सीएसआईआर के नेतृत्व में आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसका विषय था भारत को एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। नेक्स्ट है ट्राई द्वारा ओटीपी ट्रेसिबिलिटी लागू, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जिसमें पहला है वाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी नामित। कौन सा? वाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी नामित। वाइल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतीक चिन्ह की प्रमुख विशेषता है, जिसमें एक जैतून की शाखा, तीर, एक झंडे जैसी ढाल, आदर्शवाक ई प्लूरिबस यूनिम और सितारों का एक नक्षत्र भी शामिल है। आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत की ओर बढ़ते तापमान से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे उसमें संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वायुमंडल में निकल रहे हैं। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। इसमें बताया गया कि देश का कुल वन और वृक्षावरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ये इंपॉर्टेंट है, 25.17%। जिसमें अगर वनावरण की बात करें तो वह 21.67 है, 21.67% वनावरण है, और वृक्षावरण कितना है? 3.41%। 21.76 वनावरण और 3.41% वृक्षावरण, दोनों मिलाकर 25.17%। 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र जो है 33% से अधिक वनावरण के तहत शामिल है। कितने राज्यों का? 19 राज्यों का, जिसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल हैं। देश के वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े वन और वृक्षावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। देश के वन क्षेत्रों में कुल कार्बन स्टॉक का अनुमान 7,285.5 मिलियन टन है, जो पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। मैंग्रोव कवर में कमी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंग्रोव कवर में कमी हुई है। भारत का मैंग्रोव कवर घटकर 4,991.46 वर्ग किलोमीटर रह गया है, 4,991.46 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। गुजरात में मैंग्रोव क्षेत्र में सबसे अधिक कमी आई है। देश में बांस के क्षेत्र का अनुमान 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछले आकलन की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। वन के बाहर पेड़ों से लकड़ी के उत्पादन की कुल वार्षिक संभावित उत्पादन अनुमान 91.51 मिलियन घन मीटर है, वन के बाहर पेड़ों से लकड़ी के उत्पादन की। तो नेक्स्ट है भारत में ई अपशिष्ट में 73% की वृद्धि। भारत में ई अपशिष्ट में 73% की वृद्धि। भारत का ई अपशिष्ट उत्पादन जो है पिछले 5 वर्षों में 73% बढ़कर 2019-20 में 1.01 मिलियन था, यह बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 1.751 मिलियन टन। नेक्स्ट है मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य। जो 104वां सदस्य था वो कौन सा था? आर्मेनिया, और 105वां कौन सा बना है? मोल्डोवा। भारत का जल संसाधन आकलन 2024 प्रमुख निष्कर्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसको जारी किया गया। अध्ययन में 1985 से 2023 तक भारत की औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2115.95 बिलियन मीटर होने का अनुमान है। 2024 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता
1513 घन मीटर है, जो 1700 घन मीटर की महत्वपूर्ण सीमा से नीचे है। अगला है आर्कटिक महासागर। 2030 तक बर्फ मुक्त होने का अनुमान। हाल ही में अनुमान लगाया गया है कि आर्कटिक महासागर में 2030 तक पहली बर्फ मुक्त दिन होने की संभावना है। पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक समुद्री बर्फ में प्रति दशक 12.2% की दर से कमी आई है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। विधेयक आपदा योजनाओं की जिम्मेदारी क्रमशः राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों से एनडीएमए और एसडीएमए में स्थानांतरित करता है। विधेयक राज्यों को शहरों और राजधानियों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है ला नीना के विकसित होने की 50% से अधिक संभावना। ला नीना क्या है? ला नीना मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में औसत से कम तापमान की विशेषता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मार्बल्ड डक देखा गया। दुर्लभ मार्बल्ड डक कहां पर देखा गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। मार्बल डक यूरोप का एक दुर्लभ प्रजाति है जो अपनी विशिष्ट ग्रे व्हाइट पंखों और बड़े सिर के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? हरियाणा में। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं को मंजूरी। एनडीआरएफ 15 राज्य में भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए धन मुहैया कराएगा। भारत ने 2024 के पहले 9 महीनों में 93% दिनों में चरम मौसमी घटनाओं का अनुभव किया है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। सुरक्षित आवास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा 19 दिसंबर को। रिपोर्ट में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती और कुशल आवास की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सभी के लिए लाभकारी परिदृश्य का निर्माण सरकारी पहल। भारत का लक्ष्य 2027 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 17% से बढ़ाकर 25% करना है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत जो है 119 देशों में किस स्थान पर है? 39वें स्थान पर। 39। इसमें पहले स्थान पर यूएसए है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। भारत में मलेरिया के मामले 2017 में 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन हो गए हैं। 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन हो गए हैं, जो मामलों में 69% की कमी दर्शाता है। कितने प्रतिशत की कमी? 69% की। इसी अवधि के दौरान भारत में मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में 11,100 से घटकर 3500 हो गई है, जो कि 68% की कमी दर्शाता है। मामलों में 69% की कमी और मलेरिया से होने वाली मौतों में 68% की कमी दर्शाता है। नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। भारतीय उद्योग परिसंघ ने व्हील बॉक्स और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ इसको तैयार किया है। 2025 में लगभग 55% भारतीय स्नातकों की वैश्विक रूप से रोजगार योग्य होने की उम्मीद है, जो 2024 से 51.2% अधिक है। और अगला है अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट यानी आईडीआर 2024। इसे किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों ने विदेशी ऋण की डेप्ट सर्विसिंग यानी ब्याज वगैरह के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन व्यय किया। भारत का कुल विदेशी ऋण 2023 में $31 अरब बढ़कर $646.79 अरब हो गया है। कितना हो गया है? $646.79 अरब। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण स्टॉक 80% था, जो कि 2023 में डेप्ट सर्विसिंग निर्यात का 10% है। अगला है विश्व सूखा एटलस 2024 संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग जेआरसी ने मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु विश्व सूखा एटलस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि 2050 तक वैश्विक आबादी के लगभग 75% हिस्से को सूखे की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 2050 तक वैश्विक आबादी की लगभग 75% हिस्से को सूखे की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यूएनसीसीडी 1994 में स्थापित। यूएनसीसीडी भूमि, जलवायु और जैव विविधता की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2 अन्य अभिसमयों के साथ कार्य करता है। 2 अन्य अभिसमय कौन कौन से हैं? जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी सीएमडी और
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।